अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लॉ के बारे में। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है कि कानून कैसे बना, कैसे फैला, हम तक कैसे पहुंचा। ये सब बातों का जवाब आपको आज इसी वीडियो में दूंगा, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कानून क्या है, लॉ क्या है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ये रूल्स का एक सिस्टम है विच इज क्रिएटेड, जिसे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है एंड एनफोर्स्ड, और उस पर अमल दरामद करवाया जाता है बाय सोशल और जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो इस पर अमल दरामद कराते हैं ताकि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी हिफाजत की जा सके। कई जगहों पर इसे एज अ साइंस भी डिस्क्राइब किया जाता है और कई जगहों पर इसे आर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। स्टेट जो कवानीन को इन्फोर्स करवाती है, उस पर अमल दरामद करवाती है, वो मल्टीपल लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं और सिंगल लेजिस्लेचर भी बना सकता है। अब लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेट करने वाला, कानून को बनाने वाला। अब लॉ क्या करता है? लॉ शक्ल देता है। द लॉ शेप्स हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, यानी कि ये पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को और सबसे बड़ी के ये सोसाइटी को एक शेप देता है कि आपने इस तरीके से चलना है। अब बात आती है कि लॉ अहम क्यों है, कानून अहम क्यों है। द लॉ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सर्व्स, क्योंकि ये सर्व होता है एज अ नॉर्म। ये नॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, किस लिए? फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स, कि ये लोगों को उनकी जिम्मेदारी बताता है, उनकी ड्यूटी बताता है और उनके राइट्स बताता है। ये सोसाइटी की मदद करता है उसे स्मूथ चलने में, उसे कांस्टेंट चलने में। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगी और सोसाइटी तबाह हो जाएगी। क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, ये एक्ट करता है एज अ गाइडलाइन, मतलब कि ये बताता है कि ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना है और इसे सोसाइटी ने रिजेक्ट करना है। ये बुरा है तो इसे रिजेक्ट करना है। लेकिन जब ये नहीं होता तो सोसाइटी जो काम रिजेक्ट करने वाले हैं उसे एक्सेप्ट कर लेती है और जो एक्सेप्ट करने वाले हैं उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है? कन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं और मुआशरा तबाह हो जाता है। कानून का जो हिस्ट्री से लिंक है वो बड़ा ही गहरा है, क्योंकि हिस्ट्री कानून को ये बताती है कि इस तरह के निज़ाम में ये हुआ था और इस तरह के निज़ाम में ये हुआ था। तो कानून बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है, हिस्ट्री को मद्देनजर रख के। तो हिस्ट्री बड़ी ही इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन ऑफ लॉ में भी। इतनी बातें जो मैंने सारी बताई हैं, ये इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद आप मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग 3 चीज़ों का लिखेंगे, एक हिस्ट्री, दूसरी सोसाइटी और तीसरा लॉ का। सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पार्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब कि जो इंसानों के अफेयर्स में जो काम होते हैं उनको स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। ये आपने इसका मीनिंग लिख देना है या इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब आगे बात आती है सोसाइटी की, कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप किसी एक जगह पर रहता है इन वजह से, मतलब कि वजह हो सकती है रिलीजियस वजह हो सकती है, पॉलिटिकल, कल्चरल, कोई भी वजह हो सकती है। इस वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जब एक जगह पर रहता है तो उसे हम कहते हैं सोसाइटी। लॉ की डेफिनेशन आप वही लिख सकते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच इज क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय सोशल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। कि लोग अगर इन रूल्स और इन लॉज को तोड़ते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा। अब यहां से हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है, एवोल्यूशन ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री से कानून का बड़ा गहरा लिंक है। वो किस तरह से है कि हिस्ट्री हमेशा चेंज होती है, हमेशा की तरह ये नहीं रहती। हर बंदा जो है उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है। एवोल्यूशन ऑफ लॉ कैसे हुआ ये बिल्कुल करेक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट और कुछ हिस्टोरियन जो थे उन्होंने ये दावा किया कि हमने ये देखा और हमने ये लिखा, तो वो जो एवोल्यूशन हुई वो हमारे पास है। उन्होंने जो मेजर पॉइंट्स बताए उनमें से जो नंबर 1 पे पॉइंट है वो है कस्टमरी लॉ एंड इट्स फर्स्ट कॉडिफिकेशन। क्योंकि अभी तक राइटिंग नहीं आई थी तो जो कानून था वो बेस करता था कस्टम्स पर, यानी ट्रेडिशन पर, रवायत पर। तो जो सबसे पहला सिस्टम था वो था द पेट्रियार्कल सिस्टम, जिसमें जो मेल होते हैं वो घर के हेड होते हैं, ना ही घर के बल्कि पूरे क्लैन के, पूरे
जो कबीला है, ट्राइब, उस पूरे के वो हेड होते थे, जिसमें वो लीड करते थे पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिसमें वो लीड करते थे मोरल अथॉरिटी को, और वो लीड करते थे जो प्रॉपर्टी होती थी वो उनके अंडर होती थी, और इसी तरह जो सोशल राइट्स होते थे वो भी वो खुद देते थे। तो इसकी डोमेन में या तो बाप या फिर कोई भी मेल बच्चा जो पैदा होता था वो हेड होता था पूरे घर की औरतों का और तमाम बच्चों का भी। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब होता था, एक छोटा सा कबीला होता था, और उसमें वो जो सारा कबीला होता था वो किनशिप बेस पे होता था, यानी वो जो कजन वगैरह जो भी खून के रिश्तेदार होते थे वो सारे एक जगह पर इकट्ठे होते थे, और जो मेल होता था वो उनका हेड होता था, और उस मेल को एज अ वॉच डॉग समझा जाता था, यानी कि उसे हिफाजत यानी गार्ड समझा जाता था, एक हिफाजत करने वाला गार्ड, और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि अपने घर और अपने कबीले की हिफाजत करना। अगला पॉइंट आया, अगली स्टेज आई द पेट्रियर्कल सोवरन। इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में जो सोसाइटीज थी वो डेवलप्ड हुई, और जैसे सोसाइटीज डेवलप्ड हुई तो जो पेट्रियर्कल था यानी घर का जो मेल था वो बहुत बड़ी फैमिलीज, ह्यूज फैमिलीज को उसने चलाना था, तो उसे पेट्रियर्कल सोवरन बना दिया गया। अगली स्टेज आई द कोड ऑफ हैम्मुरबी, यानी कि ये थर्ड स्टेज थी, लेकिन ये वो पहली दफा था जब रिटन फॉर्म में जो कोड थे वो प्रेजेंट किए गए थे। ये बेबीलोन का किंग था हैम्मुरबी, उसने पहली दफा रिटन फॉर्म में कोड्स को प्रेजेंट किया। हैम्मुरबी कोड्स की जो बेस थी वो इफ एंड देन की बेस पर थे, मतलब कि अगर ये होगा देन ये होगा, मतलब कि अगर ये होगा तो उसकी सजा ये होगी। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें लोगों को उनकी ड्यूटीज और उनके राइट्स बताए गए थे कि आपकी ये ड्यूटीज हैं और ये राइट्स हैं, ताकि आप इसे जान सकें और जो भी कानून बनाया गया है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें और आपको पता हो। ये जो कोड्स थे 282 सेक्शंस विद रूल्स ऑन ब्लैक स्टोन, मतलब कि काले पत्थर पर ये लिखे गए थे कि ये आपके रूल्स हैं और ये आपकी ड्यूटीज हैं, और ये भी लिखा गया था 282 जो सेक्शन बनाए गए थे कि इस तरह की पनिशमेंट्स दी जाएंगी अगर आपने इन रूल्स को ब्रेक किया तो। कोड ऑफ हैम्मुरबी में बड़ी ही हार्श, बड़ी ही खतरनाक पनिशमेंट्स थी। इसमें क्या थी कि कान काट दिए जाते थे, जुबान काट दी जाती थी, आंखें निकाल ली जाती थी, नाक काट दिया जाता था, हाथ काट दिए जाते थे। लेकिन इसकी एक खास बात ये थी कि जब तक जो गिल्टी पार्टी थी वो गिल्टी होती नहीं थी तब तक उसे इनोसेंट समझा जाता था। इसमें एक कोड बनाया गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि एक तकरीबन इस्लाम से लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि आई फॉर आई, मर्डर फॉर मर्डर, कि अगर कोई बंदा किसी का मर्डर करता है तो उसका भी मर्डर होगा, अगर किसी ने किसी की आंख निकाली है तो उसकी भी आंख निकाली जाएगी। कस्टमरी लॉ जो कि पूरा हो चुका, उसके बाद हमारे पास आया दी रोमन लॉ। रोमन लॉ में क्या था कि जो एंशियंट रोमन्स थे, जो कदीम रोमन्स थे, वो बिलीव करते थे कस्टम्स पर या कस्टमरी लॉ के ऊपर। उनका सबसे पहला लॉ या कोड्स ऑफ लॉ द लॉ ऑफ 12 टेबल था। अब ये 12 टेबल क्या थे? ये दरअसल 12 प्लेटें थी, 12 ब्रॉन्ज प्लेट थी, जिन पर जो लोगों के हकूक थे, क्योंकि उस वक्त में लोगों को एक दूसरे के बराबर नहीं समझा जाता था, बल्कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, तो इन पर रूल्स लिखे गए थे ताकि जो रोमन्स हैं उनमें इक्वलिटी आ जाए, ताकि हर जो बंदा है उसे बराबरी मिल सके, उसे इक्वल राइट मिल सके। तो ये 451 450 BC में लिखे गए थे, और ये तमाम लोगों को आगाह करते थे कि ये काम आपने करने हैं और ये नहीं करने, और जो तमाम लोग हैं रोम में वो सारे बराबर हैं। और ये जो तमाम रोमन लॉज से, इनमें से कुछ जो लॉज थे वो ग्रीक से इन्होंने बोरो किए थे, मतलब कि उनको देख के खुद के लॉज में अमेंडमेंट की, तब्दीलियां की, तरमीम की और अपने कानून में ऐड कर ली। इसमें क्या था कि एक कंप्रीहेंशन पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं बनाया गया था, बल्कि सीधी सीधी सी और छोटी छोटी सी बातें लिखी गई थी ताकि हर बंदा आसानी से इसे अप्रोच कर सके, इसे जान सके, इसे समझ सके। रोमन रिपब्लिक की 3 ब्रांचेस थी जो कि मेन ब्रांचेस थी, जिसमें से नंबर 1 असेंबलीज क्या करती थी? वो डिसाइड करती थी कि यहाँ पर जंग करनी चाहिए या अमन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे थी सेनेट क्या करती थी? सेनेट के कंट्रोल में था तमाम ट्रेयर, यानी कि तमाम खजाना दौलत जो थी वो उसके कंट्रोल में थी। और तीसरे नंबर पे थे कौंसल्स दरअसल डिप्लोमेट थे, फॉरेन ऑफिसर थे,
और इनका कंट्रोल ये था कि इनके पास जुडिशियल पावर थी। 476 एडी यानी कि 476 एडी में जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, तबाह हुआ, तो उसके बाद उनके जो तमाम लॉज थे वो इंटरप्रेट किए वेस्टर्न यूरोप ने। इसके बाद 18वीं सदी यानी कि 18th सेंचुरी के अख्ताम पर आया नेशनल कोडिफिकेशन। इसमें क्या हुआ कि नई स्टेट्स, नई नेशंस बनना स्टार्ट हुई, जिसके लिए ज़रूरत पड़ी नए कवानीन की। तो इन्होंने खुद कवानीन को इमर्ज करना शुरू किया, खुद बनाना शुरू किया। कॉमन लॉ दरअसल इंग्लिश लॉ का एक पार्ट है, लेकिन इसमें कस्टम्स भी हैं और इसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कि ओल्ड डिसीजंस जो जजेस के हैं वो भी हैं। इनको मिलाकर कॉमन लॉ बनाया गया। ये एक अनरिटन लॉ है जिसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कॉमन लॉ कोर्ट से। फिर आगे चलकर जो कॉमन लॉ था वो डिवाइड हुआ सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में। बाद में इसने इंक्लूड किया ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट राइट्स, जिससे फिर अराइज हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, और इन सब के बाद फिर डील करना स्टार्ट हुआ क्राइम के साथ। तो गाइज इस तरह से एवोल्यूशन हुई लॉ की। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफिज।